आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंटवारा। सुनो जी, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और तुम्हारी माँ बाबूजी के साथ गप्पे लगाती रहती हैं, या फिर तुम्हारे बाबूजी बीमार पड़े रहते हैं। इस घर में मैं शांति से नहीं रह सकती हूँ। रेखा अपने पति पवन से कहती है। पवन कहता है, रेखा तुम पूरे दिन माँ बाबूजी को ही क्यों लगाती रहती हो? अब तुमको मुझ में ही गलती दिखेगी। रेखा गुस्से में पवन को बोलती हुई रसोई में जाती है। माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? यह देखो, सारी रसोई फिर से खराब कर दी है। अभी तो मैं साफ करके गई थी। कुछ काम तो ठीक से कर लिया करो। वह बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए खिचड़ी बना रही थी। रेखा ने झुंझलाते हुए कहा, हर समय घर में बैठे बैठे सिर्फ काम बढ़ाती रहती हो। ना मुझे आराम मिलती है, ना ही कोई सुकून। बड़बड़ाते हुए रेखा रसोई से बाहर निकल जाती है। भावना जी बहू की बातें सुनकर वहीं ठगी सी खड़ी रह जाती हैं। वह सोच रही थी कि मैंने तो बहू से कुछ काम करने भी को भी नहीं कहा, खुद ही खिचड़ी बना रही हूँ। फिर भी वह बड़बड़ाती जा रही है। लेकिन भावना जी कुछ बोलती नहीं और खिचड़ी लेकर अपने पति के पास अपने कमरे में चली जाती हैं। नारायण जी बिस्तर पर लेटे हुए उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ कोई न कोई बीमारी उन्हें घेर ही रखती है। अभी 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। भावना जी नारायण जी को खाना देती हैं और वहीं उनके पास कुर्सी पर बैठ जाती हैं। नारायण जी कहते हैं, क्या हुआ भावना? बहू इतना जोर जोर से क्यों बोल रही थी? तो भावना जी कहती हैं, कुछ नहीं, आप खाना खा लीजिए, वह तो ऐसे ही बोलती रहती है। नारायण जी कहते हैं, कैसा समय आ गया है। दो दो बेटे हैं हमारे, फिर भी तुम्हें खुद ही मेरे लिए खाना बनाना पड़ता है। बहू को तो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है और ना ही बहू हमारा कोई काम करना चाहती है। वह तो आज भी तुमसे ऐसे ही काम करवाती है जैसे तुम उससे भी जवान हो। भावना जी कहती हैं, छोड़िए ना जी, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई? उठो और खाना खा लो। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। नारायण जी उठते हैं, खाना खाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। भावना जी जैसे ही रसोई में बर्तन रखने के लिए जाती हैं, तो बाहर से बहू चिल्लाती है, माँ जी यह सारे बर्तन साफ करके रखना। पूरा दिन खाती रहती हो और बर्तन फैलाती रहती हो। मैं अकेले कब तक घर का काम संभालती रहूं? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। भावना जी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप सारे बर्तन धोकर रख देती हैं और अपने कमरे में जाकर नारायण जी के पैर दबाने लगती हैं। 2 दिन से उनके पैरों में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से वह चल फिर भी नहीं पा रहे थे। नारायण जी कहते हैं, भावना तुम्हें इस उम्र में भी इतना काम करना पड़ता है, जबकि तुम्हें खुद देखभाल की जरूरत है। तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ रही है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि बहू से कहो कि एक नौकरानी रख ले, जो घर की साफ सफाई और हमारे कुछ छोटे मोटे काम कर दिया करेगी। बहू की भी मदद हो जाएगी और तुम्हें भी परेशानी नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी मुझे अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है। सरकार पेंशन इसलिए ही तो देती है कि हम बुढ़ापे में अपना जीवन अच्छे से गुजार सकें। शाम को जब पवन घर से आता है तो भावना जी पवन से कहती हैं, बेटा इस उम्र में मुझे घर के काम नहीं होते और तुम्हारे पिताजी बीमार होने की वजह से उनके लिए बार बार मुझे रसोई में जाना पड़ता है, जिससे बहू के काम भी बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें, जिससे बहू की भी मदद हो जाएगी और हमारे भी छोटे मोटे काम वह कर दिया करेगी। पवन कहता है, माँ तुम तो सही कह रही हो, मैं रेखा से बात कर लेता हूँ, वह एक नौकरानी रख लेगी। जैसे ही पवन रेखा से बात करता है तो रेखा कहती है, पवन सब ठीक तो चल रहा है, मैं और माँ जी मिलकर सारा काम कर लेते हैं, तो फिर फालतू में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। घर में और भी खर्चे हैं, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, घर का राशन और ना जाने क्या क्या। बाबूजी को पेंशन मिलती है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि पूरी पेंशन अपने ऊपर ही खर्च करनी है। जब देखो तब माँ जी पेंशन का एहसान दिखाती रहती हैं। पवन कुछ नहीं बोलता और बस इतना कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बीच में मत घसीटो। पवन जब सुबह सोकर उठता है तो भावना जी कहती हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें डॉक्टर को दिखा दो, वह रात से सो नहीं पाए।
पवन कहता है, मैं अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, आकर दिखाता हूँ। जैसे ही पवन ऑफिस जाता है, रेखा भावना जी के पास आती है और कहती है, माँ जी आपको बहुत रईस है, बात बात पर नौकरानी की बात करने लगती हो। घर के 2 काम क्या कर लिए आपने, अब नौकरानी की ज़रूरत हो गई। पूरा दिन तो आराम करती हो। अरे थोड़ा बहुत कम कम कर भी लोगी तो क्या हो जाएगा? और आजकल क्या बात बात पर आप अपनी पेंशन का धौंस दिखाती रहती हो। वह तो ऐसी हो रही जैसे घर आपकी पेंशन से ही चल रही है। आपको पता है आप लोगों के कितने खर्चे हैं, कभी दवाई तो कभी डॉक्टर की फीस और खाना पीना अलग से। तुम्हारी पेंशन तो यूं खर्च हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। भावना जी कहती हैं, बहू मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम्हारी भी काम में कुछ मदद हो जाएगी और मुझसे भी अब बुढ़ापे में काम नहीं होता, इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने कहा कि एक नौकरानी रख लेते हैं। ऐसा कौन सा काम कर लेती हैं जो थक जाती हैं? इस उम्र में मुझसे इतने बर्तन नहीं मांजे जाते और ना ही अब साफ सफाई कर पाती हूँ। तुम तो बस खाना बनाती हो, बाकी के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती? मैं घर के काम आपसे करवाती हूँ और यदि करवाती भी हूँ तो उसमें बुराई ही क्या है? मैं भी तो आप लोगों के लिए खाना तैयार करती हूँ, तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? भावना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ नहीं बोल पाती और अपने कमरे में जाकर नारायण जी के साथ बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भावना जी को इस तरह परेशान और रोता हुआ देखकर नारायण जी बहुत परेशान होते हैं। नारायण जी कहते हैं, भावना कैसा वक्त आ गया है, हमने अपने बच्चों को इतने प्यार से पढ़ा लिखा कर उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करी। चाहे हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया। और अब देखो कैसा वक्त आ गया है, 2-2 बेटों के होते हुए भी इस बुढ़ापे में हमें इस तरह से बातें सुनाई पड़ती हैं। यह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है, वरना तो शायद हमें 2 रोटी के भी लाले पड़ते। शाम को जब पवन घर आता है, शुरू हो जाती है तुम्हारे माँ पिताजी पूरा दिन परेशान करके रखते हैं। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं मुझे कितना कुछ सहना पड़ता है। पवन ने धीरे से कहा, रेखा तुम्हें बार बार यही बात करने की क्या जरूरत है? अरे माँ पिताजी हैं मेरे, कोई बोझ नहीं है। थोड़ा बहुत काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सह लो। रेखा चीखती है और बोलती है, तुम उनकी सही न लो। नो तो उनकी जवान बंद होती है और ना ही उनके खर्च कम होते हैं। जब देखो कुछ न कुछ चाहिए। माँ को दिवाई दिला कर दो, ऊपर से बिजली का बिल, खाने का खर्च कितना करेंगे हम? उनका बड़ा भी तो बेटा है उनके पास, जाए वह भी तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। तभी उनकी आवाज सुनकर नारायण जी कहते हैं, देखा क्या कभी हमने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि हम सच में तुम पर बोझ बन गए? देखा चिल्लाते हुए कहती है, बोझ तो है पिताजी। सच कहूँ तो अगर आप बड़े बेटे के पास चले जाएं तो यहाँ सबकी जिंदगी आसान हो जाए। भावना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, रेखा हमने तो सोचा था कि हमारे बेटे बहू जैसे होंगे, लेकिन तुम्हारे शब्द सुनकर हम तुम लोगों पर बोझ ही लगता है। पवन ऊंची आवाज में कहता है, माँ आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? बड़े भाई भाभी तो आपकी जिम्मेदारी हैं। भावना जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह कहती हैं, पवन हमने कभी नहीं सोचा कि तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। अब यह इमोशनल ड्रामा मत कीजिए। आप लोग जाकर बड़े भैया के सिर पर बैठिए। नारायण जी सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। वह बड़े दुखी हो जाते हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह गंभीर आवाज में कहते हैं, पवन रेखा तुम्हारी बातें हमें अंदर तक तोड़ रही हैं, लेकिन याद रखना माँ बाप का दिल टूटने से घर में खुशियाँ कभी नहीं टिकती। आज तुम हमें घर से भेजने की बात कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे भी तुमसे यही कह सकते हैं। रेखा मुंह फुलाकर रसोई में चली जाती है और पवन भी अपने पिता की बात सुनकर इधर उधर हो जाता है। लेकिन उसके मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि माँ पिताजी को अब बड़े भाई के पास कैसे छोड़ के आई, हम ही अकेले क्यों पालते रहे? आखिर उनका भी तो फर्ज बनता है।
पवन अपने बड़े भाई दीपक के पास फोन करता है और उससे कहता है, भैया आप कब तक अपने फर्ज से भागते रहेंगे? अगर माँ पिताजी के प्रति आपका भी तो फर्ज है। आप आकर कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी को अपने साथ ले जाइए। दीपक कहता है, आज तो मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, कल आकर बात करता हूँ। तभी पवन गुस्से से अपनी माँ और पिताजी से कहता है, अब और नहीं सहा जाता। माँ आप दीपक के साथ जाएं, उनकी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। दीपक अपनी पत्नी पूनम से बात करता है और बताता है कि पवन का फोन आया था और वह माँ पिताजी को हमारे पास भेजना चाहता है। दीपक की बात सुनकर पूनम कोई खास विरोध नहीं करती, क्योंकि उसको पता था कि पिताजी को अच्छी खासी पेंशन मिलती है। लेकिन यह भी जानती थी कि यदि माँ पिताजी उनके पास आ जाते हैं तो उनकी सेवा भी उसे ही करनी पड़ेगी। वह अपने पति को समझाती है और कहती है, दीपक माँ पिताजी दोनों रहने के लिए आते हैं तो बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं कि हम उनको अलग से एक रूम दे सकें। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और कहती है, दीपक क्यों ना हम ऐसा करें कि माँ पिताजी से में से एक को अपने साथ रख लें और एक को पवन के साथ रहने दें। एक जन तो कहीं भी हॉल या रेस्ट रूम में रह सकते हैं और फिर पेंशन भी आधी आधी हो जाएगी। आप एक बार पवन से बात करके देखिए। दीपक अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन सुबह पवन के घर पहुंच जाता है। वह पवन से कहता है, पवन ऐसा करते हैं, माँ पिताजी मेरे साथ घर चलेंगे और माँ तुम्हारे पास यहीं रहेंगी, क्योंकि इतनी जगह तो मेरे पास भी नहीं कि हम दोनों माँ पिताजी को रहने के लिए अलग से एक कमरा दे सकूं। पवन तुरंत उसका विरोध करते हुए कहता है, क्यों तुम हमेशा पिताजी को अपने पास रखना चाहते हो ताकि उनकी पेंशन का फायदा तुम्हें मिलता रहे? वह दोनों एक साथ ही जाएंगे या फिर दोनों यहीं रहेंगे? तभी दीपक कहता है, पवन मेरी बात तो सुनो, चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। और दोनों भाई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। दीपक अपनी पत्नी के द्वारा बनाया गया पूरा प्लान समझाता है तो पवन कहता है, ठीक है ऐसी बात है तो पिताजी तुम्हारे साथ जाएंगे और माँ मेरे साथ यहीं घर में रहेंगी। आखिर मैं छोटा बेटा हूँ, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए। लेकिन मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, माँ मेरे पास रहेंगी तो रेखा के काम में मदद भी हो जाएगी। दोनों भाई फैसला ले लेते हैं और जाकर अपने माँ पिताजी के सामने बताते हैं। दीपक कहता है, माँ हमने एक बहुत अच्छा फैसला किया है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। ना आपको कोई परेशानी होगी और ना हम दोनों भाइयों को। भावना जी कहती हैं, बेटा ऐसा क्या फैसला किया तुमने, जरा हमें भी तो बताओ। तो पवन ने सारी बात माँ और पिताजी के सामने रख दी। तभी भावना जी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन वह शांति के साथ बोली, क्या तुम लोगों ने यह फैसला कैसे कर लिया कि कौन किसके साथ रहेगा? क्या हम कोई सामान है जिसे तुम बांट सकते हो? तभी नारायण जी ने दुख भरी लेकिन कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों हमारे बेटे हो, हमने सोचा था कि बुढ़ापे में तुम्हारे साथ शांति से रहेंगे, लेकिन आज तुम हमें अलग करने की बात कर रहे हो। क्या हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? तभी पवन कटाक्ष करते हुए बोला, पिताजी हमें भी अपने परिवार की देखभाल करनी होती है और माँ को मेरे पास रखने का मतलब है और खर्च बढ़ाना, और दीपक तुम्हें यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तभी दीपक ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा घर है, फिर माँ को क्यों नहीं रख सकते? वैसे भी पिताजी की पेंशन तो तुम ही रख रहे हो। दोनों बेटे माँ पिताजी को लेकर आपस में झगड़ते हैं और माँ पिताजी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द, निराशा और बच्चों की बातों का गहरा असर साफ झलक रहा था। तभी भावना जी कह उठती हैं। उनका चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत लेकिन दृढ़, और वही कहती हैं, ठीक है अगर तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मेरी भी एक शर्त है। पवन और दीपक ने एक साथ कहा, शर्त कैसी? भावना जी कहती हैं, तुम दोनों को मेरा और तुम्हारा पिताजी का बंटवारा करना है तो हम दोनों के बीच सब कुछ बांटना होगा, जैसे हमारा आशीर्वाद, हमारी यादें, हमारा प्यार और तुम्हारे बचपन की परवरिश। कहता है, माँ आप यह क्या कह रही हैं? प्यार और आशीर्वाद कोई बांटने की चीज है क्या? भावना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं, हमारा शरीर बांट सकते हो तो हमारी भावनाएं भी बांटनी होंगी। तभी नारायण जी कहते हैं, सुन रहे हो बेटा,
अब बताओ, क्या तुम सब कुछ बांटने के लिए तैयार हो? तभी भावना जी अपने कमरे से एक पुराना बक्सा निकाल कर लाती हैं। उसमें कुछ तस्वीरें, खिलौने, पुराने कपड़े। यह देखो, यह पवन का पहला खिलौना और यह दीपक की पहली किताब। चलो इसे भी बांटो। पवन हंसते हुए कहता है, माँ यह सब तो हमारे बचपन की यादें हैं, इन्हें कैसे बांट सकते हैं, और इनको बांट कर क्या भी क्या करना है, और यह अब किसी काम की नहीं। तभी भावना जी कहती हैं, हाँ बेटा सही कह रहे हो, जब हमारा प्यार और हमारी देखभाल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती तो यह हमें याद कैसे रख सकती हैं। तुम दोनों ने कभी सोचा कि यह बंटवारा हमारे दिलों को कितना तोड़ रहा है? तभी नारायण जी कटक आवाज में कहते हैं, बेटा वैसे तो तुम दोनों जिन मकानों में रहते हो वह भी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाए थे। वह तो तुम बांट चुके हो, और जब वह तुम्हारे अपने हो गए, लेकिन तुम नहीं जानते कि कभी तुम दोनों से उनको खाली कराया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों आज भी मेरे बच्चे हो, वही छोटे छोटे पवन और दीपक, जिनको रात को अगर खांसी आ जाती थी तो तुम्हारी माँ सब छोड़कर तुम्हारी देखभाल करने बैठती थी। तुम में से जब कोई बीमार पड़ता था तो सारी रात जाकर हम लोग आंखों में काट देते थे। दिन भर ड्यूटी करने के बाद ओवर टाइम काम करता था, ताकि तुम्हारे स्कूल की फीस के साथ साथ ट्यूशन की फीस भी दे जा सके। दिन रात मेहनत करके मैंने 2 मकान बनवाए, ताकि तुम दोनों भाइयों को अलग अलग मकान दे सकूं और तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित रख सकूं। लेकिन मैं तुम्हें यह सीख देना भूल गया कि तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि एक दिन वह भी इसी तरह तुम्हें छोड़ देंगे। भगवान का शुक्र है कि मुझे पेंशन मिलती है, जिससे हम बूढ़े बुढ़िया आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। तुम अपना सोचो बेटा, क्योंकि तुम्हारी तो नौकरी भी ऐसी नहीं कि बुढ़ापे में पेंशन पा सको। इसलिए और आज से, बल्कि अभी से अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि तब तो तुम्हारे पास समय भी बदल जाएगा और भविष्य में क्या होने वाला है किसे पता। इस बूढ़े की बात याद रखना, और मेरे बच्चों। इतना कहकर नारायण जी और भावना जी दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा अब हम इस घर से चले जाएंगे। हमारे पास गांव में जो पुश्तैनी मकान है, चाहे वह छोटा और कच्चा मकान है, लेकिन हमारे बुढ़ापे का वही सहारा बनेगा। हम उसी में जाकर अपना बुढ़ापा काट लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे स्वार्थी सोच रखने वाली औलाद के साथ नहीं रहेंगे। पिताजी की बात सुनकर पवन और दीपक का सिर शर्म से झुक जाता है। पवन कहता है, माँ पिताजी हमें माफ कर दो, हमने स्वार्थ में आकर आपके साथ ऐसा किया। हमें आपकी अहमियत समझ में आ गई, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तभी दीपक अपने पिताजी के पैर पकड़ लेता है और उनसे माफी मांगने लगता है। पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आपका बड़प्पन को, आपके प्यार को समझ नहीं पाए। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भावना जी और नारायण जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। बच्चों को रोता हुआ देखकर उनका दिल पिघल जाता है। भावना जी कहती हैं, बेटा बुढ़ापे में बस तुम्हारा साथ चाहिए था, इसी में हमारी खुशी है। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अलग नहीं रहेंगे, हम दोनों जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। तभी पवन कहता है, माँ बाबूजी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे मेरे साथ इसी घर में, जहाँ सालों से रहते आए हैं। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ पिताजी को गले लगाते हुए दोनों बेटे यह वादा करते हैं कि अब कभी अपने स्वार्थ के कारण उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरा परिवार एकजुट होकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का महत्व केवल उनके साथ होने में है, न कि उनके बीच बंटवारे में। उनका प्यार और देखभाल अमूल्य है, जिसे समझने और सम्मान देना हर बच्चे का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट